हाँ जी, तो राम राम जी सर, क्यों उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो क्लियर नहीं कर रही कोशिका की 2 क्लास होगी नहीं अपनी, लगभग इंट्रोडक्शन कर लियो और आप हल्की फुल्की भी बातें कर ली कोशिकाओं के बारे में अपन के पढ़ना है। तो आज अपन करा पहले टॉपिक अपना स्टार्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका या इसे बोलते हैं असीम केंद्र की कोशिका। देखो कल मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया था इसके अंदर क्या होता है कि केंद्र होता है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता, कोशिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होते। ये बातें हैं जो मैंने शॉर्ट्स में लिखी है, जो कल मैंने आपको समझाई है, और इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं आपको आराम से बहुत छोटी कोशिका, पहली बात आपको इसमें यही ध्यान रखनी है, इसमें जो कोशिका होती है वो आपकी बहुत छोटी होती है, यानी कि कोशिका क्या होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। आकार कोशिका का क्या होता है बहुत ही छोटा, यानी कि इसका माइक्रोमीटर में होता है। इसका क्या होता है माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं म्यू एम। क्या बोलते हैं म्यू एम, ठीक है। बहुत तेजी से विभाजित होती है, यानी कि इसके अंदर जो कोशिका, पहली बात तो आपको ये बता दूं इसके अंदर कोशिका विभाजन पाया जाता है, पहले बता देता हूं। तो इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है ना वो बहुत तेजी से पाया जाता है, यानी कि जैसे अपने मानव शरीर में कोशिका विभाजन में टाइम लगता है, तो इसमें टाइम बहुत कम टाइम लगता है, यानी बहुत स्पीड से। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा छोटी है तो उतनी जल्दी से विभाजित होगी, क्यों ना तो इसमें ढंग से जो केंद्र का वो पूर्ण विकसित नहीं है, कोशिकांग है नहीं, तो विभाजन करने में लगेगा क्या। आपको पता है कोशिका विभाजन के लिए अपने पास गुणसूत्र होने जरूरी है और न्यूक्लिक पदार्थ और केंद्र वगैरह ये होना जरूरी है ना। कोशिकांग होना फिर भी कोशिका विभाजन हो जाएगा, तो जितना ज्यादा कोशिकांग हो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसके अंदर ना तो कोशिकांग होते हैं, ना केंद्र झिल्ली होती है, ना कोशिका, ना आपकी कोशिका भित्ति, ये आपकी जो कुछ केंद्र झिल्ली वगैरह होती है, ठीक है, कोशिकांग भी पूर्णतः नहीं होते, तो इसमें विभाजन में टाइम नहीं लगता है, तो बहुत तेजी से ये कोशिकाएं विभाजित होती है। अगली बात, सभी प्रोकैरियोटिक, अपने प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि इसके ऊपर एक इस तरह से कोशिका की जो भित्ति होती है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ऊपर, जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है। लेकिन इसका अपवाद है, क्या है, माइकोप्लाज्मा। अपने बात करते हैं माइको, किसकी, माइकोप्लाज्मा। क्या जी, माइकोप्लाज्मा। इसका आकार होता है, माइकोप्लाज्मा का आकार नोट कर लेना, 0.1 म्यू एम से 0.5 म्यू एम तक इसका आकार होता है, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर पूछे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका भी यही है, क्या है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी कोशिका। कल परसों बता दिया था मैंने इसके बारे में, फिर भी एक बार और बता दें, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका भी आपकी माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। साइटोप्लाज्म तल के रूप में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का मतलब होता है ये वाला जो भाग होता है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये आपका केंद्रक है, ठीक है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, जो किसमें पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म या तरल रूप में पाया जाता है, बता दिया इसने। न्यूक्लिक पदार्थ नग्न अवस्था में पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो डीएनए है या आरएनए है, डीएनए आरएनए जो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, न्यूक्लिक पदार्थ के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। अब ये आपको पता है किसके अंदर होते हैं न्यूक्लिक पदार्थ आपके, ये आपके केंद्र के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं जी, ये सॉरी मैंने यहाँ से गलती से बना दिए, केंद्र के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं जी, केंद्र के अंदर होते हैं। तो इनके ऊपर जो आपकी केंद्र झिल्ली है वो नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती जी, केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, तो सीधे ये नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं, ठीक है, या केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्र झिल्ली से आवृत नहीं होते, एक ही बात है। आनुवंशिक डीएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब आनुवंशिक डीएनए वो होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में भेजते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डीएनए पाए जाते हैं जो वृत्ताकार डीएनए, यानी कि आनुवंशिक डीएनए होते हैं वो वृत्ताकार रूप में नहीं पर सीधे होते हैं, ठीक है। जो अन्य डीएनए होते हैं वो होते हैं प्लास्टिड के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, किसके रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, किसके रूप में, प्लाज्मिड के रूप में। अब ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना ये भी डीएनए का ही भाग होते हैं, अभी बता के गए। आनुवंशिक डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए होते हैं वो प्लाज्मिड के रूप में होते हैं, जो जीवाणु में विशिष्ट लक्षणों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं जी, जो जीवाणु है, यानी कि आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों जीवाणुओं में ही होती है, तो जो जीवाणु में विशिष्ट लक्षणों का निर्माण करते हैं,
जैसे कि प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी कि जीवाणु होते हैं वो आपको पता है प्रतिजैविक, जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके शरीर के अंदर प्रतिजैविकों के प्रति उनके अंदर प्रतिरोध की क्षमता विकसित होती है। वो भी कौन विकसित करता है आपको, ये आपकी विकसित करता है जी प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, बता चुका हूं। राइबोसोम होते हैं जिसे झिल्ली में पाया जाता है। देखो इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम, इस तरह से राइबोसोम होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी राइबोसोम होते हैं जो आपके पाए जाते हैं। लेकिन जो राइबोसोम होते हैं उनके ऊपर कोई झिल्ली या कोई आवरण नहीं होता, ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आवरण होता है और ना ही यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आवरण होता है, कल मैं बता चुका था। ठीक है, इसकी इतनी बात है। इसके बाद में बात हो रही है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान कोशिकाएं नहीं होते, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये अपना हल्का सा डायग्राम है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, कोशिका का डायग्राम है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। कुछ अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल है वो आप नोट कर लेना, तीन ही है। नील हरित शैवाल, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अगला है माइकोप्लाज्मा, तीसरा प्लूरोनिमोनिया सम जीव PPLO, बस तीन इसके एग्जांपल है। और आपको एक मैं अन्य बता देता हूं, जो वायरस होता है, क्या होता है जी आपका वायरस, अपने अलग से टॉपिक लगता है वायरस का, अलग से पढ़ाऊंगा आपको। जो वायरस होता है ना वो आपका क्या होता है, वो एक सूक्ष्म जीव होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। वायरस कौन सी होती है जी, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजिक कड़ी है, यानी कि सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है जी, अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। यहीं पे मैं बनाता हूं यूकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल या ससीम केंद्रीय। तो पहली बात, इसकी कोशिका जो बहुत छोटी तो नहीं होती, लेकिन कोशिका सामान्यतः छोटी होती है। दूसरी, बहुत तेजी से विभाजित में इसके अंदर भी तेजी से विभाजन नहीं होता, यानी कि विभाजन होने में टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि विकसित कोशिका में पाए जा रहे हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका, पादप और कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है सेल्यूलोज की, और इसके अंदर पाई जाती है काइटिन की, कल बता चुका हूं मैं। ठीक है, बाकी के अंदर कोशिका झिल्ली नहीं, सॉरी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। साइटोप्लाज्म तरल के रूप में पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक होता है, क्या होता है जिसमें स्पष्ट केंद्रक, यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से ढके रहते हैं, जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो केंद्रक झिल्ली से ढके रहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लाज्मिड होता है और विशिष्ट लक्षणों का निर्माण करता है, इसमें वो लंबी चौड़ी बात है नहीं है। अब अपने यूकैरियोटिक के बारे में आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया है। अब अपने बात करेंगे एक सभी यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, एक एक सेल के बारे में। ठीक है, वैसे तो यूकैरियोटिक के बारे में मैं बता चुका हूं मोस्ट ऑफ एग्जाम से, लेकिन मैं आपको 11th 12th लेवल की करवा रहा हूं, उसमें अपने एक एक को दोबारा फिर बात करेंगे। अगला टॉपिक करते हैं अपने जो आपके कोशिका आवरण है, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जो कोशिका के ऊपर आवरण पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, तो मैं टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। मैं जल्दबाजी में इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करूंगा, करने को मैं इस टॉपिक को 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं। जैसे कल वाली क्लास जो अपनी 20-25 मिनट की, उसमें वैसे अगर आपका 8वीं लेवल तक का देखा जाए तो मैंने 8वीं लेवल तक का उसी के अंदर कंप्लीट करवा दिया पूरी कोशिका, लेकिन वो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन था, आपको 12th लेवल का करवाना है इसके अंदर। तो अपने बात कर रहे हैं आगे टॉपिक की। तो अपने मैंने आपको यूकैरियोटिक कोशिका की मोटी-मोटी बातें बता दी थी। अब अपने बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका आवरण की, यानी कि कोशिका के ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं। यहां पर अपने बात करेंगे साथ के साथ जीवाणु की। तो जीवाणु की खोज मैं आपको बता देता हूं, किसने की थी जीवाणु की खोज, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने, जो मैं बता चुका हूं। तो साथ ही साथ आपका जीवाणु भी कवर में आ जाएगा, पूरा जीवाणु यहीं से भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ये जो कोशिका वाला चैप्टर है ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है तो उससे करवाया जाता है। 11th क्लास जिन बच्चों के पास 11th में साइंस है वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, और जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके लिए क्लास को देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उनके लिए, नीट वालों के लिए कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। नीट वाले बच्चे इस क्लास को अगर पूरा देखेंगे तो इनका किससे बाहर कांसेप्ट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वहीं से ये मैटर मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखना है, तो आपके लिए मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए क्लास यूजफुल
हो। ठीक है, तो अपनी बात करते हैं कोशिका आवरण की। तो ये अभी बात हो रही है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक की एक क्लास और चलेगी, उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर लेंगे। तो करें कोशिका आवरण की शुरुआत। जो कोशिका आवरण की शुरुआत होती है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, यह सामान्यतः अलग अलग जीवों में अलग अलग रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। यहां से इस बात का क्या मतलब है कि जितने अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं उनमें ये अलग अलग प्रकार की रासायनिक पदार्थों की बनी होती है, यानी कि हर जीवाणु के अंदर ये अलग अलग होती है। आपस में कठोरता से बनकर 3 आवरण बनाती है। इसके अंदर जो आवरण होते हैं, यानी कि जो अपनी इसकी बाहरी परत होती है किसकी, कोशिका आवरण की, कोशिका के आवरण की जो आपस में बनकर 3 परतें होती हैं, 3 परतें मिलकर पूरा कोशिका आवरण बनाती हैं। वो 3 परतें कौन कौन सी है मैंने बना दी है। सबसे ऊपर होती है ग्लाइकोलिक्स, कौन सी, ग्लाइकोलिक्स। उसके नीचे होती है जी आपकी कोशिका भित्ति, और सबसे नीचे होती है जी आपकी जीव द्रव्य झिल्ली। सीक्वेंस में याद रखना, बाहरी आवरण ग्लाइकोलिक्स, मध्य आवरण कोशिका भित्ति और अंत आवरण आपका जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, तीनों का कार्य अलग अलग होता है, यानी कि ये अलग कार्य करेगी, कोशिका भित्ति अलग कार्य करेगी, जीव द्रव्य झिल्ली अलग कार्य करेगी। ये इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में लेकिन संयुक्त रूप से ये सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब क्या इस बात का कि जो कोशिका आवरण होता है वो अगर तीनों एक आपस में बंधे होते हैं तो तीनों कोशिका को एक संयुक्त रूप से कोशिका की सुरक्षा करते हैं, बाहरी आघातों से बचाते हैं और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करते हैं। ये सारा काम तीनों मिलकर करते हैं जी। अब इसके 2 प्रकार बांटे गए हैं, किसके आधार पे, जीवाणुओं की कोशिका में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो इसका आधार क्या माना है कि ग्राम नामक वैज्ञानिक था। कौन सा नामक, ग्राम नामक एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, कोशिका को अभिरंजित किया था। उनके विभिन्न अलग अलग व्यवहार और अलग अलग कार्यों के आधार पर, अलग अलग संरचना के आधार पर उन्होंने इन कोशिका को अभिरंजित किया। ठीक है, अभिरंजित इस कारण से इस विधि को अभिरंजन विधि बोलते हैं। अभिरंजन विधि, ग्राम की अभिरंजन विधि के द्वारा कोशिका की, जीवाणुओं की कोशिका के 2 प्रकार हैं। एक है जी आपका ग्राम धनात्मक और दूसरा है जी आपका ग्राम ऋणात्मक। देखो हुआ क्या था, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर दोबारा फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जीवाणु की कोशिका के 2 प्रकार हैं। तो जो ग्राम नामक वैज्ञानिक था ना, उसने क्या किया था, उसने कोशिका के अलग अलग प्रकार, यानी कि 2 प्रकार बनाए थे। उसने किस आधार पे बनाए थे कि उसने उसको कोशिका को विरंजित किया उनके व्यवहार के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे। तो इसमें 2 प्रकार देती है कि जो ग्राम अभिरंजन में, कि जो कोशिका अभिरंजित होगी उसे तो ग्राम धनात्मक नाम दे दिया, और जो कोशिका अभिरंजित नहीं हुई उसे ग्राम ऋणात्मक नाम दे दिया। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं पहली परत ग्लाइकोलिक्स के बारे में। कौन सी परत, ग्लाइकोलिक्स। देखो इस परत का क्या काम है, अलग अलग जीवाणु में, यानी कि डिफरेंट जीवाणु में, अलग अलग जीवाणु में इसकी संरचना व मोटाई भी क्या होती है, संरचना भी अलग होती है और इसकी मोटाई भी क्या होती है दोस्तों, अलग होती है। संरचना भी अलग और मोटाई भी अलग अलग होती है। पहली बात आपको इसमें यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या होती है, यह ढीली व अच्छद होती है, यानी कि यह कोशिका होती है वो थोड़ी सी लचीली होती है और ढीली होती है। ठीक है, इसलिए इस परत का एक अन्य नाम भी होता है जिसे बोलते हैं अपवंक परत। नाम याद रख लेना, पूछ लेगा एग्जाम में, कई बार एग्जाम में अपवंक परत तो पूछ लेगा अपवंक परत क्या है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोलिक्स ही है। ठीक है, अब यह अन्य भित्तियों, यानी कि कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य की बात कर रहा है कि इन दोनों अन्य भित्तियों से कठोर व मोटी होती है। वैसे तो कठोर होती है और मोटी होती है, और जो अन्य कोशिकाओं में, यानी कि अन्य जीव में अलग होते हैं तो उससे नाम देते हैं अपने संपुटिका या कैप्सूल। क्या नाम देते हैं, जो ढीली व्याच्छता है उसे अपवंक परत है, और जो जिसमें कठोर व मोटी है उसे संपुटिका या कैप्सूल नाम दे देंगे। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो मैं आपको कल ही बता चुका था, जो कोशिका भित्ति है कोशिका के आकार का निर्धारण करती है। पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसमें संपूर्ण सशक्त संरचना बन जाती है, यानी इसकी जो कोशिका को एक संरचना प्रदान करती है, उसके आकार का निर्धारण करती है, कोशिका को ढांचा प्रदान करती है, कोई विशेष बात नहीं है। जीवाणु को फटने से बचाती है, यानी कि जीवाणु को ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है जब कोशिका के बारे में, कोशिका में एक अभिक्रिया होती है, कौन सी, जीव द्रव्य कुंचन। अगर जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा क्या होता है कि कोशिका के अंदर अगर ज्यादा जल की मात्रा या जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो कोशिका क्या होती है, फट जाती है। तो उसे फटने से बचाने के लिए जो जीव द्रव्य आपका जो कोशिका भित्ति होती है वो इसे हेल्प करती है या इसे बचाती है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की। तो प्रकृति में यह वर्णात्मक होती है, यानी कि प्रकृति में अलग अलग रंगों की हो सकती है, यानी कि यह अलग अलग कलर की हो सकती है, और प्रकृति में यह आपस में संबंध बनाए इसी के कारण, यानी कि इसी के द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। यानी कि कोशिका होती है जो इस अलग अलग प्रकृति में वर्णात्मक होती है, तो जिसकी वजह से ये वातावरण से अपना संपर्क बनाए रखती है कि वातावरण से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसी के द्वारा ये अपना निर्धारण करती है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए।
यह भी सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान होती है। अपने कह सकते हो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अपने आगे और इसको डिटेल से में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि अपने एक एक अंग का, इस कोशिका का एक एक अंग का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो वैसी की वैसी होती है जैसे कि प्रोकैरियोटिक में होती है, दोनों की संरचना क्या होती है, समान होती है। मीजोसोम क्या होता है, अब मीजोसोम क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की झिल्ली में संरचना होती है। ये क्या होती है, एक झिल्ली में संरचना होती है जो जीव द्रव्य में कोशिका के फैलाव से बचाती है, बनती है। देखो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, ये मैंने बताया था जीव द्रव्य, ये फैलता है ना, तो कोशिका के अंदर एक विशेष झिल्ली बन जाती है, ठीक है, जो इसके फैलाव से बनती है। तो ये कोशिका में फैलाव तीन तरह के होता है, पुट्टिका के रूप में, पटलिका के रूप में और नलिका के रूप में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस क्लास को मैं यहीं संपूर्ण करने का प्रयास करता हूं। अगले इसके बारे में अपने बात करेंगे कल। इसके बारे में अपने एक छोटा सा एक और कंसेप्ट रहता है, राइबोसोम, यानी कि यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति पढ़नी और राइबोसोम, दो ही चीजें थी, ठीक है। तो अपने जो कोशिका भित्ति है उसको कंप्लीट कर दिया, कल राइबोसोम में यूकैरियोटिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सॉरी प्रोकैरियोटिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक स्टार्ट करेंगे, जिसको अपने खींचेंगे आरामदारी से लंबा, ठीक है। और फिर कल मैं आपको साथ के साथ कोशिका के, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा कि ये कोशिकाएं कैसी कैसी होती है, और आपको पूर्णतः समझा भी दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रवि सर की क्लास को सपोर्ट करना है, उसकी उनकी क्लास है जो लगातार आपको प्रॉपर मिल रही है। कोई भी किंतु परंतु हो तो आप कमेंट सेक्शन में रवि सर से या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।